हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इनमें से किसी भी कोर्स के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए आपको, तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं विद सो मेनी प्रैक्टिस सेट्स। तो इन्हें पाने के लिए आपको उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम अ फोटोग्राफ के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है वो है, The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. ये जो एक्सट्रैक्ट है ना स्टूडेंट्स, ये जो है सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है इस पोम का, राइट? सबसे पहला स्टेंजा है। और इसमें अगर मैं समराइज्ड वर्जन में बता दूं तो सिर्फ इतना सा ही है कि जो कार्डबोर्ड क्या है, एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर एक लड़की जो पोएट है वो तीन लड़कियों की फ़ोटोग्राफ को देख रही है। अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो आपको इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आसानी से अपने आप से ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम हर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और आप कोशिश करें उन क्वेश्चंस को अपने आप से आंसर करने की। मैं तो समझाऊंगी ही, लेकिन आपकी भी ये प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन, समरी, पोएटिक डिवाइसेस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके अलावा एमसीक्यूज़ ये सब करवा चुकी हूँ। तो ये अब आपका रिविजन के तौर पर ही होगा कि आपको ये आंसर्स आ रहे हैं अभी या नहीं, राइट? बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। ये एक पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Which poetic device has been used in the first line of the extract? यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसकी जो सबसे पहली लाइन ही है ना, उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? तो यहाँ देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, मतलब कार्डबोर्ड दिखाता है, दर्शाता है। कार्डबोर्ड क्या दर्शाता है? दर्शाने का या देखने का काम तो इंसानों का होता है ना। तो कार्डबोर्ड कैसे देखेगा? क्या रिप्रेजेंट्स या एक तरीके से डिस्प्लेज अगर होता तो समझ में आता, जैसे नोटिस बोर्ड डिस्प्लेज, कार्डबोर्ड डिस्प्लेज, तब तो समझ में आता। शोज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि एक इंसानी क्वालिटी यहाँ दी गई है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What does the cardboard refer to here? कार्डबोर्ड यहाँ क्या दर्शाता है? बेसिकली रेफर क्या करता है? एक डायरी एंट्री को, अ स्केच, अ फोटोग्राफ या अ कार्ड, इनमें से क्या दर्शाता है ये बताइए। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता है फोटोग्राफ को दर्शाता है, इसको तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ऑप्शन जो सी है वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट इज डैश वेंट पैडलिंग, मतलब कौन पैडल करने के लिए कौन गया था? पोएट की मदर, पोएट खुद, द टू कजन्स ऑफ द पोएट्स मदर। और पोएट की मदर जो है, उनके जो दो कजन्स थे, तो वो दोनों कजन्स गए थे। तो कौन गया था एक्चुअल में? करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। सिर्फ पोएट की मदर गई थी, पोएट की मदर और पोएट मतलब माँ बेटी दोनों गए थे, या पहला और तीसरा, यानी पोएट की मदर गई थी अपनी दोनों कजन्स के साथ, तीसरा ये हुआ। और डी जो चौथा है वो है कि ये सब चारों के चारों लोग गए थे। तो स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 आई गेस। फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, यस, फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन है 3 सी में। तो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो पोएट की मदर है वो अपनी कजन्स यानी ये तीन लड़कियाँ साथ में घूमने के लिए यहाँ पैडलिंग के लिए गई थी, राइट? क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ही होगा। आंसर इन वन वर्ड। इन द एक्सट्रैक्ट व्हेन द पोएट सेज बिग गर्ल शी मीन्स हर, मतलब ये जो बिग गर्ल है, ये जो पोएट अपने पोम के अंदर लिख रही है बिग गर्ल, तो ये बिग गर्ल किसे संबोधित कर रही है? अपनी मदर को स्टूडेंट्स, क्योंकि जो मदर है वो इन तीनों में से सबसे बड़ी मदर ही है, करीब 12 साल की है। बाकी दोनों जो कज़न्स हैं मदर की, वो इनसे छोटी हैं। आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े।
ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यानी आपको ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको जो है ये ऑप्शंस पढ़ने हैं और देखना है कि सही है या नहीं। तो क्या है ये सेंटेंसेस? पहला है ईच कज़न हेल्ड द हैंड ऑफ द पोएट्स मदर, मतलब दोनों कज़न्स ने, जो पोएट की जो मदर है ना, दोनों कज़न्स ने उनके हाथ को पकड़ा हुआ था। क्या ये सच है? द पोएट्स मदर वॉज द बिग गर्ल, और जो पोएट की मदर है अभी अभी हमने देखा यस शी वॉज द बिग गर्ल, वो इन तीनों में सबसे बड़ी वही थी। तो यानी ये दोनों ये भी सही है क्योंकि हाथ भी पकड़े हुए थे, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं बेसिकली क्या है। फर्स्ट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन नॉट, टू कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट फर्स्ट कैन नॉट, मतलब एक ऑप्शन है कि ये तो एक्सट्रैक्ट में है ये नहीं, और दूसरा कहते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट में है ये नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों ही एक्सट्रैक्ट में है। ओनली टू इज़ ट्रू, सिर्फ यही सही है, ये गलत है। और डी है टू इज़ द रीज़न फॉर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत आसान है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि हाँ दोनों ही सिस्टर्स ने, दोनों कज़न्स ने जो है पोएट की मदर के हाथ पकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि पोएट की मदर सबसे बड़ी थी, तो होता है ना कि जो आपसे बड़ा होता है उसके हाथ पकड़ कर आप चलते हैं, तो बेसिकली येस दिस इज़ द रीज़न। सो सेकेंड इज़ द रीज़न फॉर फर्स्ट। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्ट राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन लाइन्स। एप्ट का मतलब होता है बेसिकली अप्रोप्रिएट या उचित, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? एक्चुअल में स्टूडेंट्स इस पोम में कोई राइम स्कीम नहीं है। अगर आप इसके स्टैंजास को देखें तो इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। आपको मैं ये अगर चाहें मैं एक्सट्रैक्ट दिखा देती हूँ। राइम स्कीम होती क्या है? हर लाइन के जो लास्ट वर्ड होता है उसकी राइमिंग देखनी होती है कि साउंड सही है क्या। तो ये वॉज है, ये पैडलिंग, हैंड्स, सो, चारों वर्ड्स में से कुछ भी आपस में मेल नहीं ही खा रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी साउंड नहीं मेल खा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। अब हम आ गए हैं स्टूडेंट्स हमारे एक्सट्रैक्ट नंबर 2 पे। अब नेक्स्ट stanza है स्टूडेंट्स, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। अब यहाँ पर तीनों लोगों के बारे में बात हो रही है। all three मतलब 3 लोग हैं जिनकी फ़ोटोग्राफ क्लिक की गई है, और किसने फ़ोटोग्राफ क्लिक करी है? ये तो जो 3 लोग हैं ना उन्हीं के अंकल ने फ़ोटोग्राफ क्लिक करी है। और ये तीनों कौन है? बेसिकली जो पोएट है उनकी मदर और मदर के 2 कज़न्स, राइट। और मदर का चेहरा बहुत ही स्वीट है, अच्छा प्यारा लग रहा है, और ये अपनी मदर के बचपन की है, तो अभी तक जो है पोएट का जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि मदर ही जो है वो अभी छोटी बच्ची है, 12 साल की मात्र इस वक्त थी। विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, यानी सी जो है वो इतना ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आया है, बट दिस टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो क्वेश्चंस आएंगे इस पर अगर, तो उसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय द फ्रेज स्माइल थ्रू देयर हेयर द पोएटेस इंडिकेट्स दैट, मतलब ये जो फ्रेज है स्माइल थ्रू देयर हेयर, इसका क्या मतलब है? इट वॉज अ विंडी डे, कि मतलब ऐसा दिन था जिस दिन हवा चल रही है। द गर्ल्स वर हैविंग फन, जो तीनों लड़कियां जो हैं जो फोटोग्राफ में हैं वो बहुत आनंद उठा रही हैं, बहुत ही खुश हैं, मज़े कर रही हैं, छुट्टियां मना रही थी ना। तीसरा है द फेसेस ऑफ द गर्ल्स वर कवर्ड विद देयर हेयर, और इन तीनों ही लड़कियों के जो चेहरे हैं वो बाल से थोड़े से ढके हुए, क्योंकि हवा चलती है तो बाल आ जाते हैं ना चेहरे पे। और डी ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ए बी सी तीनों ही ऑप्शन है। तो जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ही रीज़न सही ऑप्शंस हैं कि हाँ हवा भी चल रही थी उस दिन, और उस हवा की वजह से ही तो बाल चेहरे पे आ गए थे। मतलब ऐसे कोई बिखरे बालों से तो गई नहीं थी कि बाल टेढ़े मेढ़े कर रखे थे तो चेहरे पर भी थे, नो। कैसे आए चेहरे पे? हवा के कारण आए, और गर्ल्स बहुत खुश और बढ़िया लग रही थी। कैसे? स्माइल शब्द भी तो है ना कि दे वर स्माइलिंग, सो व्हाई वर दे स्माइलिंग? सिर्फ इसलिए नहीं कि फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है। इस एक्सट्रैक्ट में जो स्टैंजा था पोम में, उसमें हमने अच्छे से ये समझा था स्टूडेंट्स की ये जो स्माइल वो सिर्फ कोई छोटी मोटी स्माइल नहीं है कि बस हाँ फोटोग्राफ क्लिक हो रही है तो हम बस हंस दें।
एक्चुअल में बहुत खुश थे वो लोग। वो टाइम था जब वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था उन्होंने, और फेवरेट मेमोरी है पोएट की मदर की है। तो वो सिर्फ एक हंसी नहीं थी बल्कि खुशी थी। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अबाउट एक्सट्रैक्ट। मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, माने हमें क्या सीखने को या समझने को मिलता है, क्या इंडिकेट करता है बेसिकली। सो इट इंडिकेट्स दैट द मदर इज़ डेथ। हमें क्या पता चलता है इससे कि क्या मदर की डेथ हो गई है। इट कॉन्ट्रास्ट द मॉर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन्स विद द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सी। मतलब कि इंसान मर सकते हैं और सी जो है वो अमर है, क्या ये पता चलता है। इट डिपिक्ट्स अ चेंज दैट कम्स विद द टाइम। समय के साथ जो बदलाव आता है वो हमें पता चलता है। या इट शोज़ दैट द पोएट इज़ मिसिंग हर मदर, कि जो पोएट है वो अपनी मदर को मिस करती है। स्टूडेंट्स, जो सिग्निफिकेंस है वो है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यानी हमको पता चलता है कि जो नेचर है उसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। सी इतने सालों बाद भी, सी यानी समंदर, इतने सालों बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो लगभग वैसा ही है जैसे उस समय था जब उनकी पोएट की मदर सिर्फ 12 साल की थी। आज जब उनकी मदर को डेथ हुए भी लगभग 12 साल बीत चुके हैं, मतलब इतना ज़्यादा समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है सी के अंदर, उस समुंदर में, नेचर में। तो नेचर यानी नेचर मतलब अमर है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। वहीं जो इंसान है वो मर सकता है, उसका अंत फिक्स रहता है, मतलब उसका अंत पक्का है कि उसका अंत ज़रूर होगा। तो यही कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज वॉश दैट ट्राइबली ट्रांजिएंट फीट, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द अबव लाइन। बहुत ईजी है ये, पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। ये है स्टूडेंट्स ऑलिट्रेशन, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ठीक है, देयर नहीं आएगा क्योंकि ये जो है टीथ से शुरू तो हो रहा है, लेकिन देयर मतलब द वाला है, द साउंड है। बाकी जो टेरिबली ट्रांजिएंट में ट साउंड आ रहा है और रिपीटेशन ट का ही हो रहा है। ठीक है, रिपीटेशन ट का ही हो रहा है। अगर द वाले वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा होता तो हम उसको भी अंडरलाइन कर सकते थे। राइट, रिपीटेशन होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है टेरिबल और ट्रांजिएंट। राइट, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ें। हु क्लिक्ड द फोटोग्राफ? अंकल ऑफ द पोएट्स मदर। राइट, मतलब जो पोएट की जो मदर है उनके अंकल ने क्लिक की थी। द पोएट्स मदर्स अंकल क्लिक द फोटोग्राफ। ये तो ईजी था, है ना। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द पोएट यूज द वर्ड ट्रांजिएंट? ये शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ट्रांजिएंट? क्योंकि इसका मतलब होता है टेम्पररी। तो इनके दिमाग में क्या था इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए, पोएट के दिमाग में? द पोएट यूज द वर्ड ट्रांजिएंट टू इंडिकेट द एवर चेंजिंग लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसानों के जीवन में जो हर समय परिवर्तन होता रहता है उसे दर्शाने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ ही एक तो टेम्पररी होती है, परमानेंट थोड़ी है कि अमर ही है, परमानेंट तो है नहीं, टेम्पररी है। उसके अलावा ये भी दर्शाया जाता है कि हर समय बदलती रहती है। मतलब बचपन से आप पहले आप एकदम नवजात शिशु होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, आपका बचपन होता है, फिर आपकी फिर आप जवान होते हो, फिर यंग होते हो, बुज़ुर्ग होते हो, बूढ़े होते हो, फिर एक समय के बाद मर जाते हैं। तो ये हर वक्त बदलाव आते रहते हैं। विच स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट विद द परमानेंस ऑफ द सी विच डजेंट चेंज। उसी के विपरीत अगर हम नेचर की, प्रकृति की, या ये जो समंदर इसमें इस्तेमाल हुआ है पोम में उसकी बात करें तो समंदर में इतने बदलाव नहीं आते, लगभग वैसा का वैसा ही वो रहता है। तो यानी वो अमर है, इंसान की तरह नहीं जो हर पल चेंज होता रहे और एक समय के बाद ख़त्म हो जाए। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये आ गया है हमारा थर्ड एक्सट्रैक्ट। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. यानी इसका मतलब ये है कि 20-30 साल बाद भी जब पोएट की मदर वो फ़ोटोग्राफ देखती थी, मतलब जब ये फ़ोटोग्राफ क्लिक हुई थी, उस क्लिक होने के 20-30 साल बाद भी जब वो फ़ोटोग्राफ देखती थी मदर, तो हमेशा खुश हो जाती थी और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती थी। और मदर को हैप्पी होते हुए देखकर ये बहुत खुश होती थी पोएट की, देखो मेरी मदर कितनी खुश है। लेकिन मदर साथ ही साथ उदास हो जाती थी कि ये समय बीत चुका है, और पोएट भी उदास हो जाती थी कि चूँकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है तो वो नज़ारा जो देखती थी वो भी अब बीत चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। हु आर बेटी एंड डॉली?
किसके कजन्स हैं वो? पोएट की मदर के। सो द पोएट्स आंट्स हैं वो, ठीक है, ये पोएट की जो है आंटीज़ हैं बेसिकली वो। कजन्स किसकी हुई? पोएट की मदर की, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट इंडिकेट विथ माइन इज हर लाफ्टर। ये क्या मतलब है कि जो लाफ्टर है वो एक्चुअली में पास्ट हो गया। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द पोएट इज मिसिंग हर मदर, पोएट जो है अपनी मदर को मिस कर रही है। दैट द पोएट्स मदर इज डेड, पोएट की जो मदर है उनकी डेथ हो गई है। दैट द पोएट्स मदर हैड स्टॉप्ड लाफिंग, हंसना उन्होंने बंद कर दिया है। या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी, ये और ये। तो स्टूडेंट सही आंसर यही है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि पोएट की मदर की डेथ भी हो गई है और वो अपनी मदर को बहुत याद भी करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज द फ्रेज लेबर्ड ईज ऑफ लॉस इंडिकेट्स व्हाट। यानी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का क्या अर्थ है? रिग्रेट है, पेन है, नॉस्टैल्जिया है या डेस्पेयर है? बेसिकली नॉस्टैल्जिया नहीं, पेन है, रिग्रेट नहीं और डेस्पेयर नहीं, यानी दुख दिखाता है, पेन दिखाता है। इसके अलावा आप क्या यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉस, सेंस ऑफ लॉस। ईज ऑफ लॉस जो यहाँ लिखा है तो सेंस ऑफ लॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? मतलब पीड़ा, दुख दर्शाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। हाउ डिड द पोएट्स मदर फील अबाउट द फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफ जो है वो पोएट की मदर के लिए क्या है? वो फोटोग्राफ, द पोएट्स मदर फेल्ट अ सेंस ऑफ फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब होता है पसंद, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। fondness as well as of loss for a time that she enjoyed which will never come back। मतलब वो जो फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ को देखकर वो जितनी खुश होती है उतनी की उतनी दुखी भी हो जाती है, क्योंकि ये उसे ये एहसास होता है कि इतना अच्छा सुखद लम्हा दोबारा उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। शी विल नॉट बी हैप्पी एवर अगेन द वे शी वॉज व्हेन दिस फोटोग्राफ वॉज क्लिक्ड। मतलब जब ये फ़ोटोग्राफ क्लिक हुई थी उस समय वो जितनी खुश थी, जितनी इनोसेंट थी, अब आगे वो सेम लम्हा कभी नहीं आ सकता है और आगे वो सेम लम्हे में वो इस तरह से इनोसेंटली खुश कभी नहीं हो सकती है, राइट। और जिस तरीके से तब उसने एंजॉय किया था वो समय अब बीत चुका है, दोबारा नहीं आएगा, इन विच विल नेवर कम बैक, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ें। How long has it been since the poet's mother's death? कितना समय हो गया था पोएट की मदर की डेथ हुए? The poet recalls that it has been nearly 12 years since her mother's death. स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिए, जब वो फोटोग्राफ देखी थी, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बता दूँ कि मान लीजिए ये वो फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, ये फूल ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन हम इनको इंसान मान के चलेंगे, है ना। ये कौन है? पोएट की मदर है। जब ये फोटोग्राफ क्लिक हुई थी तब जो पोएट की मदर है ना, ओके, पोएट की मदर ये है सेंटर वाली मदर, शी वॉज 12 years old, शी वॉज 12 years old, ठीक है, जब ये फोटोग्राफ क्लिक हुई थी। जब ये पोम लिख रही थी पोएट, वो समय भी 12 साल ही है कि 12 साल मरे हुए हो गया, 12 साल हो गए हैं पोएट की मदर की डेथ हुए। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ोटोग्राफ 12 साल की थी तब क्लिक हुई या मदर की डेथ हुए 12 years हो गए, आखिर क्या हुआ है, राइट। तो आई होप अब आपको क्लियर है स्टूडेंट्स कि दोनों ही टाइम सेम ही है। फोटोग्राफ भी जब क्लिक हुई थी तो मदर 12 साल की थी और मतलब उनके बचपन की फ़ोटोग्राफ है, और अब जब डेथ हो गई है और वो जब टाइम देख रहे हैं, काउंट कर रहे, जब बताया जा रहा है इसमें, वो भी यही टाइम बताया जा रहा है कि मदर की डेथ हुए भी अब 12 साल बीत चुके हैं। क्लियर है? सिंपल सी ही बात है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन रह जाता है, तो वो ना रहे इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, इनके आंसर्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा।
यदि रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लें, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। और स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं ये कोर्सेज, और कुछ भी पे आपको नहीं करना है इनके लिए स्टूडेंट्स, राइट। इसके बाद अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इन लिंक्स पर क्लिक करने से आपको समझ में आ जाएगा, ई बुक्स और ई नोट्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। ई नोट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइज, फुली ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है, प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें अवेलेबल हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर लिंक्स को क्लिक करें ताकि इनकी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और आखिर में याद दिला दूं, डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टूडेंट्स सबसे ज़रूरी अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।